नमस्कार साथियों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है दिवाली आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाई होगी, ज़्यादा पटाखे नहीं चलाए होंगे क्योंकि आपको पता है कि पटाखे चलाने से भी वायु प्रदूषण की स्थितियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी ही एक खबर आज आपके सामने हम डिस्कस करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के अंतर्गत खास तौर से दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता को लेकर के हमेशा से ही सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। और ये पिछले कुछ सालों में 7 8 10 साल की बात करें तो ये मामले थोड़े से ज्यादा बढ़ने और बिगड़ने लगे हैं। या हम ये भी कह दें कि मामले पहले भी बढ़ते थे और बिगड़ते थे, लेकिन हमारे पास एयर क्वालिटी को मेजर करने वाला ऐसा कोई खास इंडेक्स नहीं था जिससे हम ये जान सके कि परिस्थिति कितनी भयावह या फिर गंभीर हो चुकी है। तो क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं एक जहरीली हवा में सांस लेने के। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसा कि मैंने आपको पिछला जो सेशन कराया था उसमें मैंने कुछ गैसेस के नाम लिए थे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है ना, जैसे अमोनिया, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि ओजोन। तो इस तरह की कई सारी चीजें हो सकती हैं जो बहुत खतरनाक हो। एक बार एक एक करके इन सभी पर विस्तार से बात कर लेते हैं ताकि आपको बेसिक आइडिया बना रहे कि किस तरह की जहरीली गैस किस तरह से प्रभावित कर सकती है। और परीक्षा में ऐसा कोई भी प्रश्न भी आपसे पूछे जाने की संभावना रहती है। विगत वर्षों के अगर आप प्रश्नों को उठा करके देखते हो तो भी आपको मिल जाएगा कि हाँ, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। क्लियर है? तो क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स और किस तरह से जहरीली हवा की समस्या हमारे सामने बनती चली जा रही है। हम समझ लेंगे कि अभी खबरों में क्यों है, क्योंकि दिवाली के आसपास का समय है। नवंबर के समय में किसान पराली जला देते हैं, तो जो आसपास का ओवरऑल धुआं है वो दिल्ली के क्षेत्र में जाकर के संकेंद्रित हो जाता है ना। तो दिल्ली एक गैस का चैम्बर बन जाती है। उसके बाद AQI, आखिरकार एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है, इसको लाए क्यों है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने होगा, इसको किसने और कब लॉन्च किया था, क्यों लॉन्च किया था। आई थिंक आपको क्लियर है, नाम से ही पता चल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ एक सूचकांक जो आपको बताता है कि हवा की गुणवत्ता क्या है। प्रासंगिक क्यों है, क्या इसका महत्व है, थोड़ा सा ये जानिए। फिर इसमें कौन कौन से कण होते हैं, जो वायु प्रदूषण है किन कणों से मिलकर के बनता है और किन कणों को महत्वपूर्ण रूप से हमें समझ लेना चाहिए। जैसे PM10 और PM2.5 पर पहले प्रश्न पूछा गया है, NO2 पर, SO2 पर, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड पर, ओजोन पर, अमोनिया पर, लेड पर। तो इनके क्या क्या गंभीर प्रभाव हो सकते हैं किसी भी मानव शरीर पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दे, जो भी लर्नर्स हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं और जिन्हें एक गाइडेंस के साथ तैयारी करना जरूरी लग रहा है, वो अनअकैडमी का बाइलिंगुअल बैच ले सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश, तो आपको कोई भी भाषा हो आपको समस्या नहीं आएगी सीखने में। तो ये 10 नवंबर से लाइव हो चुका है, आप इससे जुड़ सकते हैं और 50% तक की छूट पा सकते हैं। इसके अलावा 6 महीने तक का जो फ्री एक्सटेंशन है वो आपको मिल जाएगा अगर आपका कोर्स खत्म होने से पहले ही आप उसको पूरा करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, खत्म होने के बाद भी 6 महीने तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए। इसके अलावा IAS 2025 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2024 की आज के समय क्योंकि 2024 की परीक्षा अब आज के समय अगर आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं तो संभव नहीं होगा अमूमन सामान्य अभ्यर्थियों के लिए। तो आपके लिए 2025 का बैच शुरू हो रहा है 17 नवंबर से। कब से हो रहा है? 17 नवंबर से। आप इससे जुड़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, हिम शर्मा, हिम शर्मा, इसका यूज कर लीजिए, आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, थोड़ा ज्यादा अच्छा डिस्काउंट। इसके अलावा अगर पेमेंट करने में पैसे की समस्या है, इकट्ठे पे जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप EMI का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और आसान किस्तों में इसको भर सकते हैं। तो खबरों में क्यों है, आपको पता है कि दिवाली के आसपास का टाइम हमेशा ही पॉल्यूशन लेकर के आता है। और ना केवल ऐसा नहीं कि केवल पटाखे चलाने से ऐसा होता है, बल्कि कई सारे रीजंस हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके लिए। जैसे कि पराली का जला दिया जाना, जैसे कि इस समय धुंध या कोहरे की स्थितियां बनने लगना, इसके अलावा जहरीली गैसों का उत्सर्जन, और दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन गतिविधियां चलती रहती है, अक्सर धूल उड़ती रहती है, तो सारा कुछ मिलकर के ऐसा खतरनाक स्थिति बनाता है, एकदम स्मॉग बन जाता है। तो हाल ही में उत्तर भारत में प्रदूषण में वृद्धि हुई है और AQI पर ध्यान आकर्षित किया है, जैसा कि हर साल करता है। तो दिल्ली में कहा, दिल्ली में AQI का स्कोर 400 से ज्यादा हो गया है। कितने से ज्यादा? 400 से ज्यादा।
जो कि गंभीर प्रदूषण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसे आप सीवियर कहते हो। क्या कहते हो? सीवियर, बहुत खतरनाक हो गया। देखो गुड होता है 0 से 50 तक, है ना। 50 से 100 आपका मॉडरेट माना गया है कि अगर आप 50 से 100 के बीच में है, चलो ठीक है, मॉडरेट है। लेकिन विकसित देशों में तो इतनी हवा में वो लोग परेशान होने लग जाते हैं। और अगर 100 से 150 है तो अनहेल्दी है, 150 से 200 है तो और अनहेल्दी है, ठीक है। अगर 200 से 300 है तो वेरी अनहेल्दी है, अगर 300 से 500 के बीच में तो हजार्डस है ना, बहुत खतरनाक है। 400 पार कर गया है, जो लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से सेशन को देख रहे हैं या उसके आसपास रहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि बाहर ना जाएं, मास्क लगा करके निकलें, और जरूरत ना हो तो अवॉइड करें बाहर की एक्टिविटीज। तो AQI जो हमें इस बारे में जानकारी देता है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमें इस बारे में जानकारी देता है, वो क्या होता है? एक तरह की संख्या है। क्या है? संख्या। जैसे आपने पीछे देखा 150 से 200, है ना, 300 से 500, ये तो संख्या है। आपके सामने काउंट आ रहा है, नंबर ऑफ काउंट की। अच्छा 500 हो गई है, मान लीजिए 400 हो गई, तो वायु की गुणवत्ता का माप है। 400 हमने मान लिया कि खराब, अगर 400 हो गई तो मान लीजिएगा खराब हो गई है। तो AQI जितना ज्यादा होगा उतना ही गुणवत्ता हवा की खराब मानी जाएगी। यानी AQI बढ़ते क्रम में है। आपकी अगर गुणवत्ता वायु की 10 आ रही है, यानी बहुत स्वच्छ वायु है, अगर ये 400-500 आ रही है तो वायु बहुत ज्यादा जानलेवा हो चुकी है। क्लियर रखिएगा, बढ़ते हुए नंबर यानी खराब होती वायु की गुणवत्ता। अब AQI की कितनी? 6 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 6 श्रेणियां हैं। आपको इस चार्ट पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए AQI की जो 6 श्रेणियां हैं आपके सामने लिखी हुई हैं। जैसे पहले 0 से 50 क्या प्रभाव छोड़ेगी? 0 से 50 मिनिमल इम्पैक्ट, अच्छी वायु है, आप आराम से सांस लीजिए, आराम से व्यायाम कीजिए, घूमिए टहलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 51 से 100 हो गया ये आंकड़ा। कितना हो गया? 51 से 100 हो गया। अब इसको कहेंगे सेटिस्फैक्ट्री है, यानी ठीक है, संतोषजनक है, बहुत अच्छा नहीं है। मे कॉज माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू सेंसिटिव पीपल, ऐसे लोग जो बहुत संवेदनशील हैं, जिन्हें श्वास से संबंधित कोई बीमारी कभी रही है, अस्थमा रहा है, तो उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, असुविधा हो सकती है सांस लेने में। अब ये हो गया 101 से 200। अब आप क्या कहेंगे इसे? मॉडरेटली पॉल्यूटेड, यानी कुछ स्तर तक पॉल्यूशन हो गया। मे कॉज ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू पीपल विद लंग डिजीज सच एज अस्थमा एंड डिस्कम्फर्ट टू पीपल विद हार्ट डिजीज, चिल्ड्रन एंड ओल्डर एडल्ट। अस्थमा की बीमारी हो सकती है, असुविधा हो सकती है सांस लेने में, हार्ट डिजीज हो सकती है, बच्चों और वृद्धों के लिए ज्यादा खतरनाक है। अब 201 से 300 हो गई, तब आप कहेंगे इसे पुअर। इससे क्या हो सकता है? सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ज्यादा लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से आपको हृदय की बीमारी हो सकती है, ठीक है, और असुविधा हो सकती है। 301 से 400 पे आप पहुंच गए, ठीक है, तो आपको श्वसन संबंधी बीमारियां महसूस होने लग जाएंगी, ठीक है, और ज्यादा समय तक रह गए तो और दिक्कत है। इसके अलावा ऐसे लोग जो इस हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है, ज्यादा ही लंबे समय तक इसको एक्सपोज करते हैं, तो उनको फेफड़ों और हृदय संबंधी बीमारी होगी। 401 से 500 पहुंचता है तो इसको सीवियर माना जाता है। तो अगर ये 401 से 500 होगा तो इसके चलते बहुत सारी बीमारियां आपको और ज्यादा स्तर तक हो सकती है। बेसिकली पीछे हम जो लंग की बात कर रहे हैं या हार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये तो देखिए कोर है ही, हमारी जो श्वसन तंत्र है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को घोलने का काम करता है, शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो अगर वायु की गुणवत्ता खराब होगी तो वायु का कार्य जहां से शुरू होता है उन अंगों पर सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा। तो वो अंग सबसे पहले प्रभावित होंगे, यानी आपके फेफड़े, आपके हृदय, और रक्त का जो परिसंचरण तंत्र है वो इससे बाधित होगा, क्योंकि जो प्रदूषक पदार्थ है या प्रदूषणकारी पदार्थ है वो सीधे आपके रक्त में घुल जाएंगे और आपके शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंच जाएंगे, कोशिकाओं तक पहुंचेंगे, खासतौर से वो जो बहुत छोटे हैं, तो आपके शरीर को कई तरह की बीमारियों से युक्त बना सकते हैं। क्लियर हुआ? तो फिजिकल एक्टिविटी भी अगर आप करते हो हल्की फुल्की तो भी ये परिस्थितियां आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो अब अगला प्रश्न है कि AQI है क्या? तो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो हवा में आपको पता है कई तरह की जो है गैसेस मौजूद है। अगर आप एयर का कंपोजिशन देखोगे तो गैस है, धूल के कण है ना, जलवाष्प है, आपने ये सब पढ़ा हुआ है। लेकिन इसमें कौन कौन सी ऐसी गैस या ऐसे धूल के कण या ऐसे पदार्थ सम्मिलित हो जाएं कि हम उनको नुकसानदायक मान लें? तो AQI में अलग अलग जो प्रदूषक हैं उनका एक डेटा मौजूद रहता है, उसके हिसाब से हम वायु गुणवत्ता डेटा मंगाते हैं या बनाते हैं,
और उसके बाद एक संख्या निकालते हैं कि अच्छा ठीक है, सूचकांक में इस हवा की गुणवत्ता इतनी आएगी, इसका नामकरण कर दिया गया, उसको एक रंग दे दिया गया ताकि एक आइडिया लग सके कि कितना गहरा हो सकता है। जैसे भी आपने पीछे देखा, अलग अलग कलर से उसको दिखाया गया था। तो कौन कौन से प्रदूषक हैं या प्रदूषणकारी कौन कौन से पदार्थ माने गए हैं, जैसे कि PM10, पीएम क्या है, पार्टिकुलेट मैटर 10, PM2.5 NO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया या पीबी यानी लेड, ये सभी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में आराम से समझते हैं। परीक्षा उपयोगी है और परीक्षा में एनवायरमेंट वाले सेक्शन से ऐसे सवाल खूब पूछता है, तो याद रखिएगा। तो पहला प्रश्न है कि इसे कब और किसने लॉन्च किया, किसे, AQI को। तो AQI को केंद्र सरकार 2014 में लेकर के आई थी, स्वच्छ भारत अभियान के एक भाग के रूप में, जिससे हम ये जान सके कि आखिरकार देश के अंदर हवा की गुणवत्ता क्या है। क्योंकि अगर आप वैश्विक स्थितियों को भी देखते हो, कैसे, वैश्विक स्थितियों को भी देखते हो, तो विश्व में भारत के अंदर जो हवा की गुणवत्ता है, उसमें भारत के शहर सबसे खराब शहरों की सबसे शुरुआती सूची में है। टॉप 10 में आप निकाल करके देखिए, पहले दूसरे तीसरे, पहला ना भी हो तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवे में भारत के शहर बने रहते हैं और लंबे समय से हैं। तो इन प्रदूषणकारी गतिविधियों को हमें अभी के से ही एड्रेस करना होगा। तो 2014 में सरकार AQI लेके आएगी। पहले भाई हम माप तो लें कि कितना प्रदूषक है, कितने प्रदूषणकारी पदार्थ मौजूद हैं हमारे हवा के अंदर, कितने पॉल्यूटेंट्स हैं। प्रासंगिक क्यों है, क्योंकि सामान्य जन और सरकार को वायु की स्थिति समझने में सहायक है। बेसिकली जो उसका मकसद है कि हम ये बातें जान सके और जनता को भी बता सके, जनता के सामने भी AQI आएगा ताकि उन्हें पता चले कि कब हवा में जाना है, कब नहीं जाना है, और हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या प्रयास करने। क्योंकि केवल सरकार का कार्य नहीं है, केवल सरकार ही प्रयास करके सभी स्थितियों को सुधार नहीं सकती। आपको पता है कि एक इकोनॉमी किसी भी देश की बहुत बड़ी होती है और कई सारी गतिविधियों द्वारा संचालित होती है। जैसे अगर आप खनन के कार्यों को देख लें, आप इंडस्ट्री को देख लें, है ना, आप परिवहन को देख लें, जो आपके वाहन सड़कों पर चलते हैं उससे बहुत सारी गैसेस का उत्सर्जन होता है, कई सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। तो इन सभी स्थितियों को सरकार अकेले नियंत्रित नहीं कर सकती, इसमें लोगों की भागीदारी सम्मिलित है। तो जब लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखेंगे कि भाई स्थितियां इतनी गंभीर होती जा रही हैं, तो उस अनुरूप प्रतिक्रिया देने के लिए भी वो एक तरीके से प्रेरित होंगे और बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए स्थितियां बनेंगी। तो गंभीरता के आधार पर स्थिति से निपटने के उपाय यहां से हमें प्राप्त होते हैं। चलिए अब आते हैं, आपने पीछे एक शब्द पढ़ा है PM, तो प्रधानमंत्री नहीं है, इसका मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, आपने कई बार पढ़ लिया होगा, PM10 और PM2.5। तो ऐसे बच्चे जो अभी नए हैं वो एक बार PM2.5 और PM10 के बारे में जान लें। PM10 और 2.5 बेसिकली PM कह रहे हैं, यानी पार्टिकुलेट मैटर, जो आकार में बहुत छोटे हैं। तो जो संख्या 10 लिखी है या 2.5 लिखी है, इसका अर्थ होता है कि इनका आकार 10 माइक्रोन और 2.5 माइक्रोन से छोटा व्यास है। व्यास क्या है इनका, गोला, इतने छोटे हैं। अब जो माइक्रोन है, माइक्रोन का आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि 50 से 70 माइक्रोन का, कितना, 50 से 70 माइक्रोन का आपका एक बाल होता है। बाल लंबाई में नहीं, मोटाई में। जैसे अगर आप बाल को एक तार की तरह ऐसे रख दें, ये जो गोला आ रहा है ये आपके सामने, ये उसका व्यास है। तो कितना है, 50 से 70 माइक्रोन, इतनी इसकी मोटाई। तब आप समझ लीजिए कि कितना छोटा होगा। अगर आप किसी रेत के किसी सैंड बीच पर जाओगे जहां पर रेत के कण पड़े हो, तो एक रेत का कण जो आपको बहुत छोटा दिखता है वो 90 माइक्रोन का होता है। ठीक है, तो PM2.5 आप समझ जाइए कितना छोटा होगा, है ना, जो कंपाउंड्स के बराबर, कंपाउंड्स के लेवल पर होगा। इसी तरह है PM10, जो डस्ट यानी धूल के कण, पॉलन यानी पराग कण, इन सभी चीजों में आपको तुलना कर सकते हो कितने छोटे होते हैं। ठीक है, तो 10 माइक्रोन से कम और 2.5 माइक्रोन से कम, तो बहुत महीन कण है। तो ये परिसंचरण तंत्र में, आपके शरीर के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। याद रखिएगा, शरीर के परिसंचरण तंत्र में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे कई तरह के स्वास्थ्य विकार होंगे। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या होता है, आपने NCERT में पढ़ा होगा, अभी मैंने पढ़ाया है। तो परिसंचरण तंत्र में जो आपका हृदय है वो आपके रक्त को पंप करता है, यानी शरीर के बाकी हिस्सों तक भेजता है। यहाँ पर धमनी और शिराओं का कार्य आता है। धमनियां क्या करती हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाती है और वहां से ही फिर वो कोशिकाओं तक पहुंचता है। शिराएं क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस से हृदय तक लेकर के आती है और यहाँ पर उसको पुनः शुद्ध करने की प्रोसेस शुरू किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर होती है उसको वापस फेफड़ों तक
पहुंचा दिया जाता है। तो परिसंचरण तंत्र में जैसे ही इतने छोटे कण प्रवेश करेंगे, शरीर को हार्म करना शुरू कर देंगे, शरीर में आपके जहर घोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो स्रोत क्या है इनका? कारखानों से उत्सर्जन जो होता है, कालिक है या फ्लाई ऐश है, उसके चलते वाहन प्रदूषण है ना, निर्माण गतिविधियां, कंस्ट्रक्शन और सड़क की धूल, इन सभी से पार्टिकुलेट मैटर जितने छोटे कणों का एक तरीके से निष्कासन होने लग जाता है। अब अगला है इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। क्या होती भैया NO2? तो NO2 वाहन और बिजली संयंत्र से, किससे? वाहनों से निकलने वाले धुएं से और बिजली संयंत्रों से उत्सर्जन इनका होता है, या अगर आप कोई दहन करेंगे, कोई कोयला जलाएंगे, उससे भी इसका उत्सर्जन हो सकता है। तो इससे अल्पकालिक जोखिम यह है कि आपको सांस से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती हैं। मान लो आप ऐसे क्षेत्र में हो जहां ये उत्सर्जन हो रहा है और आप वहां पर सांस ले रहे हो, तो आपको लगेगा कि सांस लेने में कठिनाई होनी शुरू हो गई है, आपकी श्वसन में जलन होने लग सकती है, और आप बहुत समय तक इसके संपर्क में हो तो आपको अस्थमा हो सकता है, या जो भी व्यक्ति है, श्वसन संक्रमण हो सकता है, सांस लेने में संक्रमण हो जाएगा, आपके अंदर की जो भी शरीर के अंग हैं वो इससे खराब होने लग जाएंगे। तो एम्स नई दिल्ली का एक अध्ययन बताता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो जोखिम है, उसके चलते वहां पर आने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या में 53% की वृद्धि हो गई है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मामलों में। ठीक है, अब अगला एक आपने सुना है ओजोन। जब हमारे वायुमंडल से ओजोन कम होने लग जाती है तो हम चिंतित हो जाते हैं। आपने पढ़ा है ना कि भाई ओजोन का लेवल घट रहा है और ओजोन परत हमारी कमजोर हो रही है। ओजोन क्या होती है? ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल O3। ठीक है, तो ओजोन की परत घट रही है, तो हम कह रहे हैं ओजोन प्रदूषणकारी है। तो ध्यान रखिएगा, जब ओजोन समताप मंडल में है, हमारे वायुमंडल की दूसरी परत में मौजूद है, लगभग 25 से 30 किलोमीटर के आसपास, तब आप कहोगे ओजोन अच्छी है, क्योंकि वो आपको हानिकारक यूवी रेस से बचाएगी, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाएगी। लेकिन वही ओजोन अगर ग्राउंड लेवल पर आ गई, जमीन के स्तर पर आ गई जहां आप और हम रहते हैं, ठीक है, तो ये नुकसानदायक हो जाएगी। और सतह के स्तर पर आने के बाद ये एक प्रदूषक या प्रदूषणकारी पदार्थ के रूप में जानी जाती है। तो सूर्य का प्रकाश वायुमंडलीय प्रदूषकों के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ओजोन का निर्माण होता है। याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश यानी अल्ट्रावायलेट रेज जब वायुमंडल में मौजूद यानी सतह पर मौजूद जो हानिकारक पॉल्यूटेंट्स है उनके साथ अभिक्रिया करता है तो वो उसे ओजोन में कई बार बदल देता है। तो जो ओजोन गैस है वो COPD, हृदय और श्वसन संबंधी मौतों के उच्च जोखिम का कारक बन जाती है। अभी आप ऑक्सीजन को भी जो जानते हैं, ऑक्सीजन, ऐसे जीव जो ऑक्सीजन का ग्रहण नहीं करते उनके लिए ऑक्सीजन जहरीली गैस मानी जाती है। क्या होती है? जहरीली होती है। और आपको भी अगर आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन मिल जाए तो आपको भी उससे जहर की स्थितियां बन सकती है, इसलिए ऑक्सीजन भी लिमिटेड मात्रा में ही आवश्यक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें आती है अगली गैस सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए कई बार क्या होगा कि आप जब परीक्षा देने जाओगे तो आपसे पूछ लेगा सल्फर डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत कौन से हैं। ठीक है, तो इसका स्रोत कौन सा है? बिजली संयंत्र, औद्योगिक सुविधाओं द्वारा जीवाश्म ईंधन का दहन, यानी जहां पर भी जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयले को या अन्य चीजों का उपयोग किया जा रहा है, उसके चलते उठने वाला जो धुआं है, क्या है? धुआं है, उसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है और हमारे वायुमंडल में ये गैस फैलने लग जाती है। आपको देखो एक बात आप कॉमन रूप से याद कर लेना, अगर आपको एक एक करके अलग अलग समझने में दिक्कत हो कि भाई SO2 से कौन सी बीमारी होगी, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड से कौन सी बीमारी होगी, ओजोन से कौन सी बीमारी होगी, वायु है, वायु का इस्तेमाल शरीर के जिन अंगों द्वारा किया जाता है सबसे पहले वही प्रभावित होंगे, यानी आपकी श्वसन तंत्र, आपके फेफड़े, आपका हृदय, ये सभी इससे सबसे पहले प्रभावित होंगे और इससे जुड़ी हुई ही बीमारियां इससे होंगी। लिखा हुआ है श्वसन संबंधी बीमारियों से योगदान, इसकी अगर सांद्रता काफी बढ़ जाए, ठीक है, तो पेड़ पौधों को भी नुकसान हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड से, पेड़ पौधों की वृद्धि भी इससे प्रभावित हो सकती है। ठीक है, अब आता है अमोनिया। क्या? अमोनिया NH3। तो उर्वरक उपयोग और पशुधन के अपशिष्ट से हमारे देश में ऐसा कहा गया है, कई सारी रिपोर्ट्स बताती है कि भारत में खास तौर से जिस तरीके से हम कृषि के अंतर्गत फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं या उसको बढ़ाते जा रहे हैं, पशुधन का अपशिष्ट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो भारत में दुनिया की सबसे अधिक वायुमंडलीय अमोनिया की सांद्रता पाई गई है। भारत में सबसे ज्यादा
वायुमंडल में जो अमोनिया मौजूद है, कहा वायुमंडल में जो अमोनिया मौजूद है वो है भारत में, याद रखिएगा। तो जो अतिरिक्त अमोनिया होगी उससे क्या नुकसान होगा भाई? आप कह दो ठीक है सर अमोनिया है तो क्या हो गया, इससे पौधों को नुकसान होगा सबसे ज्यादा, याद रखिएगा। और वायु और जल की गुणवत्ता भी कम हो जाएगी। क्या होगा? वायु और जल की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। इसके अलावा ये जो कण है एसिड के साथ अभिक्रिया करके रिएक्ट करके एरोसोल प्रदूषण में भी योगदान देते हैं, ठीक है। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जैसे अमोनिया घुलित होगा, आप देखोगे हम जल के द्वारा सिंचाई करते हैं तो ग्राउंड वाटर में भी पहुंच रहा है, आसपास जो आपके तालाब नदी झीलें हैं वहां पर भी पहुंच रहा है। तो ओवरऑल ये नुकसान करता है इस तरह से। अगला लेड यानी पीबी। तो लेड क्या है? प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जहरीली धातु। क्या है? जहरीली धातु जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये कहां कहां से उन्मुक्त होता है? खनन से, जहां कभी खनन की गतिविधियां चल रही हो, विगलन से, विनिर्माण से और रिसाइकलिंग से ये जो है आपके कंपोनेंट्स वायु में पहुंच जाते हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो आपको दिख रहा है कि लेड का पॉल्यूशन किस तरह से पूरे के पूरे एनवायरनमेंट पर अलग अलग इंपैक्ट छोड़ रहा है, और उसके चलते जो बारिश की स्थितियां हैं वो भी खराब हो सकती हैं और घुल करके पूरा फिर आपके वेदर सिस्टम में जा सकता है। तो गंभीर लेड विषाक्तता के परिणाम स्वरूप स्थायी बौद्धिक विकलांगता भी हो सकती है। आपका जो इंटेलेक्चुअल सिस्टम है या इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है वो इससे बाधित हो सकता है। और बिहेवियरल संबंधी यानी बिहेवियरल जो बीमारियां हैं या विकार है, विकृतियां हैं, वो भी किसी व्यक्ति को हो सकती हैं। तो जहरीला भी है और बहुत नुकसानदायक भी है। अगला इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे आप CO भी बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन युक्त ईंधन, ऐसा ईंधन जिसमें कार्बन है जैसे कोयला, ठीक है, इसके जलने से जहरीली है, रंगहीन है और गंधहीन गैस उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, जहरीली भी है, रंगहीन भी है और गंधहीन भी है। अब जो गैस आपके आसपास निकल रही है आपको पता ही नहीं है कि वो गैस किस तरह से आपको प्रभावित करेगी। इसलिए कई बार मैंने लोगों को ये बोलते सुना है तो सर क्या हो गया उसमें, ठीक है थोड़ी देर बैठ के सांस ले लेंगे और इससे होता कुछ नहीं है। इससे क्या होगा, जब आप लंबे समय तक इसके संपर्क में रहेंगे तो बेहोशी आ सकती है, दम घुट सकता है, मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहेंगे हृदय रोगों का भी खतरा हो सकता है। इसलिए ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा आप कोयले का इस्तेमाल करते हैं या घरों में चूल्हों में जो माताएं बहनें ग्रामीण क्षेत्रों में कोयले का इस्तेमाल होता है या हम कहें लकड़ियों का इस्तेमाल होता है जलाने में, इसीलिए उस हवा में सांस लेना काफी ज्यादा हानिकारक या नुकसानदायक होता है। इसलिए उस हवा में सांस ना ली जाए तो ज्यादा बेहतर है और कोशिश की जाए कि सभी को स्वच्छ ईंधन तक पहुंच उपलब्ध कराई जा सके। और सरकार का इसलिए प्रयास भी है, उज्ज्वला योजना जो सारी योजनाएं आती हैं वो इसी प्रयास को ध्यान में रखते हुए लाई जाती है। पहला चैप्टर लगभग कंप्लीट है। इसमें आपने प्रमुख गैसों के बारे में जान लिया, इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि जो आपके सामने लिखा है वो आप दोबारा में भूल जाओगे। तो एक कॉपी पेन ले लीजिए और अगर वीडियो में अब आप इस बात को सुन रहे हो तो पीछे जाइए, फिर से कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स में एक एक लाइन में इनको लिख लीजिए कि अच्छा ठीक है CO है, CO से ये होगा, और मान लो NO2 है, NO2 से ये होगा, SO2 है, इससे ये होगा, थोड़ा थोड़ा नोट कर लो। अब एक सवाल है आपके सामने, सॉल्व कीजिए इसको। WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संबंध में आपको निम्न कथन पर विचार करना है। पहला, 24 घंटे का औसत और वार्षिक औसत से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक वर्ष में ओजोन प्रदूषण का उच्चतम स्तर खराब मौसम के दौरान होता है। तीसरा, PM10 फेफड़ों की अवरोधात्मक परत को भेद सकता है और रक्त संचार में प्रवेश कर सकता है। और चौथा कहता है वायु में अत्यधिक ओजोन अस्थमा का कारक बन सकता है। आपको बताना इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है, 2022 में पूछा गया। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दे दीजिए। अगर आपको कोई और सवाल इसके विषय में पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और वहां फिर इसको कर लीजिएगा। अभी स्पेशल क्लास के संबंध में एक सूचना ये है कि अभी अगले 2-3 दिन ये क्लास नहीं हो रही है और लगभग 16 तारीख के बाद से, कब से, 16 तारीख के बाद से ये क्लास आपको फिर से रेगुलर मोड में, कैसे रेगुलर मोड में मिलने लग जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए विषय के साथ। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।